Hello everyone, this is your political science class. Today we will study the second part of the fourth chapter which is executive यानी कि कार्यपालिका। तो लास्ट क्लास में हमने एग्जीक्यूटिव चैप्टर शुरू कर दिया है और इसमें हमने एग्जीक्यूटिव और टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव की स्टडी कर ली है, जिसमें हमने इंडिया के एग्जीक्यूटिव सिस्टम के बारे में देखा कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है, यानी कि संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। तो इस सिस्टम में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी कि नाम मात्र की कार्यपालिका वो प्रेसिडेंट को कहा जाता है, और रियल एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री को कहा जाता है, जिनके पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं श्री राम नाथ कोविंद जी। तो सबसे पहले हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव या प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे कि संविधान के आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है, और ये आर्टिकल 52 हमें राष्ट्रपति के काम के बारे में भी बतलाता है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश के मुखिया यानी कि हेड होते हैं, और जो प्रशासन जो होता है या उसका काम होता है वह राष्ट्रपति के नाम पर ही चलाया जाता है। पर देखा जाए तो शक्ति होते हुए भी अपनी शक्तियों का प्रयोग वो खुद नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी कि नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है। क्योंकि राष्ट्रपति का पद जो होता है वो बहुत ऊंचा होता है, और जो देश के राष्ट्रपति बनते हैं वो देश के पहले व्यक्ति यानी कि फर्स्ट सिटीज़न ऑफ द इंडिया भी उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये चूँकि बहुत महत्वपूर्ण पद है और राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव भी होता है, तो जो चुनाव में खड़े होते हैं क्या उनमें क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वह भारत का नागरिक हो, ही शुड बी एन सिटीज़न, इंडियन सिटीज़न, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, ही शुड बी 35 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि उसकी उम्र जो है 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, यानी कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, वो जो योग्यता है वो एक राष्ट्रपति जो चुनाव लड़ता है उसमें ये लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि वह किसी भी प्रॉफिट या कोई भी सरकारी पद पर ना हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो चाहे स्टेट लेवल पर हो, उसे किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। और फिर हम लोग देखेंगे कि जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है, वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, और इन निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य और जो राज्यों के विधानसभाओं के जो जितने भी मेंबर होते हैं वो भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं चुनाव में 2 प्रकार की विधियों के बारे में, एक तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड सेकेंड हम लोग पढ़े थे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट मेथड। और राष्ट्रपति के चुनाव में यही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड का यूज़ किया जाता है, जिसमें पार्लियामेंट के मेंबर और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर दोनों भाग लेते हैं, और इनके द्वारा ही क्या किया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। हाँ, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है, अगर कोई राष्ट्रपति के पद पर है और वो संविधान का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति के पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो इसमें कैसे हटाने का क्या प्रोसेस है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं उनको क्या करना है कि महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट करेंगे, और जो महाभियोग या इम्पीचमेंट के आरोप राष्ट्रपति पर लगे हैं उसकी जानकारी राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी होगी। राष्ट्रपति के पास 14 दिन पहले ही ये आरोप क्या होंगे, 14 दिन पहले उनके पास पहुंच जाने चाहिए। और संसद के दोनों सदन के सदस्य क्या करेंगे, उन वोट देंगे, और उनके जो वोट के अकॉर्डिंग जो 2/3 मेजोरिटी मिलेगी, अगर वो पास हो जाएगा और ये आरोप भी क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है, तो फिर राष्ट्रपति को उनके पद से भी हटा दिया जाता है। और ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि भारत में किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा है या इम्पीचमेंट के द्वारा उन्हें हटाया गया है उनके पद से।
फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण पद है राष्ट्रपति का और उनके पास शक्तियाँ भी हैं। तो क्या क्या शक्तियाँ हैं उनके पास, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं वो दो भागों में बटी हुई है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे पावर ड्यूरिंग ऑर्डिनरी टाइम, एंड सेकेंड हम लोग देखेंगे कि इमरजेंसी टाइम पे जो उन्हें पावर मिला हुआ है, यानी कि सामान्यकालीन शक्तियाँ, और सेकंड है आपातकालीन शक्तियाँ। तो जो नॉर्मल टाइम में जो शक्तियाँ उन्हें दी गई हैं वो क्या क्या हैं, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि कार्यपालिका शक्तियाँ, सेकंड हम लोग देख रहे हैं लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कि वैधानिक शक्तियाँ, एंड थर्ड देख रहे हैं जुडिशियल पावर न्यायिक शक्ति, एंड फोर्थ देख रहे हैं फाइनेंशियल पावर या वित्तीय शक्तियाँ। सबसे पहले हम लोग कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में देखेंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और जो जब लोकसभा में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिल जाती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर होते हैं उनको राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, और राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं। जितने जो मिनिस्टर्स आ रहे हैं प्रधानमंत्री के अंतर्गत उनको की नियुक्ति में भी वो सलाह देते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि देश के मुख्य कार्यपालिका होने के नाते राष्ट्रपति जो है सरकार के महत्वपूर्ण जो ऑफिसर्स होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, उनकी भी नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा पदाधिकारी है जिनकी नियुक्ति में राष्ट्रपति का योगदान होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेसों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर जितने भी इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर्स होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी चेयरमैन हैं उनकी नियुक्ति करने का अधिकार। फिर यहाँ पर देख रहे हैं फाइनेंस कमीशन, फिर हाई ऑफिशियल ऑफ मिलिट्री यानी कि सेना के बड़े अधिकारी, जितने तीनों सेनाओं के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, और जो विदेशों में जो राजदूत यानी कि एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंधी शक्ति में कितने बड़े बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधी अधिकार दिए गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रपति की वैधानिक शक्तियाँ यानी कि लेजिस्लेटिव पावर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वैधानिक शक्ति से संबंध हम लोग रिलेट कर सकते हैं संसद से। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पार्लियामेंट में जितना भी अधिवेशन शुरू होता है उसमें अधिवेशन जो शुरू होता है वो राष्ट्रपति के भाषण से ही शुरू होता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद की बैठक बुलाते भी हैं और उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है वो पार्लियामेंट में अपना मैसेज भी भेज सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो सदस्यों को नॉमिनेट भी करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर को लोकसभा में मनोनीत करते हैं यानी कि नॉमिनेट करते हैं, और राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं जो कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस जैसे फील्ड्स में नाम हासिल किए हुए हैं। ऐसे 12 मेंबर्स को वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं पार्लियामेंट से संबंधित जो शक्ति उन्हें दी गई है कि कोई भी बिल जो है विदाउट परमिशन, किनके परमिशन, राष्ट्रपति के परमिशन के वो बिल पास नहीं हो सकता है। नो मनी विल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा विदाउट हिज कॉन्सेंट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जब राज्य में कोई ऐसी सिचुएशन हो गई हो और जो साधारण कानून के द्वारा सॉल्व नहीं हो पा रहा हो तो ऐसे में राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस के का भी अधिकार उन्हें मिला हुआ है और उसी अधिकार का ये प्रयोग करते हैं। और ये ऑर्डिनेंस जो है वो पार्लियामेंट के कानून के समान ही होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट संबंधी भी शक्तियाँ मिली हुई है। अब हम लोग नेक्स्ट शक्ति देखेंगे राष्ट्रपति की जो है न्यायिक शक्तियाँ या जुडिशियल पावर। तो भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास जुडिशियल पावर भी है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसी भी पर्सन को यदि कोर्ट के द्वारा सज़ा दिया गया है तो
जो वो व्यक्ति है वो राष्ट्रपति के पास क्या कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है और उनकी याचिका पर राष्ट्रपति उनकी सज़ा को कम करवा सकते हैं या माफ़ भी करवा सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा दी गई है तो उसे वो क्या कर सकते हैं, कम करवा सकते हैं, या किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया हो तो उसकी फांसी की सज़ा को भी उनकी याचिका पर क्या कर सकते हैं, उम्र कैद में बदलवा दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट को जो है क्षमादान का भी अधिकार दिया गया है। If the person is punished by the court, then president can reduce or forgive the person sentence. फिर यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं वित्तीय शक्ति या फाइनेंशियल पावर। तो यहाँ पर ये क्या है कि कोई भी बिल राष्ट्रपति के बिना स्वीकृति के बिना पेश नहीं किया जा सकता। नो बिल कैन पास विदाउट परमिशन। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति की राय पूछकर ही फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में क्या करते हैं, बजट पेश करते हैं। और वित्त संबंधी मामलों में हम लोग देखेंगे कि एडवाइस लेने के लिए प्रेसिडेंट वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति करते हैं और फाइनेंस कमिश्नर को भी अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रेसिडेंट की जो शक्तियाँ हैं वो समानकालीन यानी कि नॉर्मल टाइम में ये क्या क्या शक्तियाँ इनको दी गई हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ यानी कि एमरजेंसीज पावर। तो हम लोग राष्ट्रपति को जो है आपातकालीन शक्तियाँ भी दी गई हैं जिनका प्रयोग ये इमरजेंसी के टाइम में यानी कि संकट के समय में कर सकते हैं। ये 3 प्रकार की शक्तियाँ इनको दी गई है जो कि ऐसे सिचुएशन उत्पन्न होने पर इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो शक्तियाँ हैं ये आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 में इसका वर्णन किया गया है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं राष्ट्रीय आपात यानी कि युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण अगर ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति आने वाली है या युद्ध होने वाला है या जो इंटरनल सिस्टम है जो वो गड़बड़ा गई है, तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि देश में राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग लगवा सकते हैं। फिर सेकेंड हम लोग देख रहे हैं राज्यों में संवैधानिक विफलता के कारण जो है रीज़न फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर इन स्टेट जो कि आर्टिकल 356 में दिया गया है। इसमें क्या है कि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग यदि प्रेसिडेंट को राज्यों के राज्यपाल से या कहीं से भी ये पता चलता है कि उस राज्य के भीतर जो है आंतरिक गड़बड़ी है तो और संविधान के अकॉर्डिंग उस राज्य की शासन व्यवस्था को नहीं चलाया जा रहा है तो वे उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। उसके बाद थर्ड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वित्तीय संकट यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 में दिया गया है। तो इसमें क्या है कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि देश जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है या किसी प्रकार की आर्थिक संकट आ चुकी है तो ऐसे संकट उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो ये जो है राष्ट्रपति को ये आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं, संकटकालीन शक्तियाँ दी गई हैं जो कि कब यूज़ करेंगे, जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तब इन शक्तियों का वे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये हमारे देश के हेड ऑफ द स्टेट की शक्तियाँ थी। अब हम लोग अपने देश के उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। तो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू हैं और हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। और उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कोई विशेष काम तो नहीं होता है, पर जब राष्ट्रपति की का जो पोस्ट होता है वो किसी कारण से खाली है या ऐसी राष्ट्रपति कहीं बाहर गए हैं तो ऐसी स्थिति में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, राष्ट्रसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए एक वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इनका टर्म भी जो होता है 5 ईयर्स का ही होता है और हम लोग राष्ट्रपति में भी देखे हैं कि 5 ईयर्स का ही टर्म होता है। और इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनका इलेक्शन होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के टोटल मेंबर क्या करते हैं, इनके चुनाव में भाग लेते हैं और ये भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही इनका चुनाव किया जाता है। इसमें राज्यों के विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। और
राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है? इनको हटाने का प्रस्ताव क्या है? पार्लियामेंट के द्वारा ही इनको भी क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। तो वाइस प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है और हटाने का जो प्रस्ताव होता है वो पहले राज्यसभा में लाया जाता है और यदि राज्यसभा में वो पास हो जाता है फिर उसे लोकसभा की सहमति के लिए भी भेजा जाता है और यदि लोकसभा में प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद से क्या होते हैं? हट जाते हैं, उनको उनके पद से हटा दिया जाता है अगर उन्होंने संविधान का किसी प्रकार का भी उल्लंघन किया हो तो। वो सेम प्रोसेस जैसे राष्ट्रपति में इम्पीचमेंट लगाया जा रहा, महाभियोग लगाया जा रहा, सेम वही प्रोसेस वाइस प्रेसिडेंट में भी होता है। अब हम लोग देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट को क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकेंड देख रहे हैं एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के रूप में कैसे? तो उपराष्ट्रपति का काम तो ऐसे कुछ भी नहीं है, पर कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब राष्ट्रपति किसी काम से देश से क्या हो गए हैं, बाहर गए हैं या बीमारी के कारण वो अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राष्ट्रपति की जगह पद को संभालते हैं। पर वो 6 महीने तक ही उस पद को संभाल सकते हैं और 6 महीने के भीतर ही नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा की अध्यक्षता भी करते हैं, वो चेयरमैन भी होते हैं और राज्यसभा में क्या करते हैं? वो अनुशासन बनाए रखना और सभी कामों को वो सही ढंग से चलाने के लिए उनका काम है और राज्यसभा के सभापति यानी कि चेयरमैन के रूप में भी वहाँ पे वो कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के रूप में राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट का काम को देखा, उनकी शक्तियों के बारे में देखा। तो ये था हमारा टॉपिक इस चैप्टर का, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, और ये हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये हमारे देश को क्या करते हैं? चलाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।